हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम रिसेंटली 2 जनवरी को हुआ था। ये एग्ज़ाम उनका होता है जो पहले से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए जिसकी कि अभी वैकेंसी भी आई है, उस पे सेलेक्टेड होते हैं, उनके प्रमोशन के लिए होता है। मतलब वो उसके बाद ग्रेड बी या फिर एएसआई बन जाते हैं रैंक के हिसाब से, और पद के हिसाब से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी बन जाते हैं। उनके लिए एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम रेलेवेंस रखता है आपकी जो अभी वैकेंसी आई है यूपी पुलिस प्रोग्रामर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की और एएसआई की। उन सारे ही पेपर में जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे आप, क्योंकि ये अभी एकदम रीसेंट पेपर है। तो अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन या ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू है, जो कि कह रहा है अ कंप्यूटर ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मतलब कंप्यूटर ट्रांसलेटर जो होता है उसे आप किस तरह का सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, या क्या वो हार्डवेयर है, क्या वो विंडोज़ है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ये क्वेश्चन में अगर आप देखें, जो आपके ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं। एक जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है, और एक जो कोड्स हैं उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में बदले वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आ जाएंगे। जैसे वो अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, वो थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के बीच का कुछ ऐसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? मतलब इंटरनेट पे सारा रिसोर्सेज होता है और वहीं से आप अपने सिस्टम से इसको एक्सेस कर लेते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है। ब्लॉकचेन भी एक उसी तरह की टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके मतलब ट्रांजैक्शन और उन सब का रिकॉर्ड रखती है। तो अगर आप पढ़ेंगे सबसे पहला ऑप्शन, अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट वाइल अ ब्लॉकचेन इज अ लॉजिकल ऑब्जेक्ट, तो ये तो गलत है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये कह रहा है अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और ब्लॉकचेन जो है वो हार्डवेयर प्रोग्राम है, ये भी गलत है। ये लास्ट वाला पढ़ेंगे अगर आप, तो इसमें लिखा है अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के जरिए आप इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये तो सही है। लिखा है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस ओवर द इंटरनेट। तो ब्लॉकचेन भी एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के ऊपर आप जिसको अवेल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन सच अ वे दैट वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट इन एन इफेक्टिव वे। मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले तो व्यवस्थित कर सके और उसके बाद अलग अलग ऑपरेशन पे कर सके। उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया जाता है, उसके बाद उस पर वेरियस ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन बूलियन एल्जेब्रा द वर्ड लिटरल मीन्स। बूलियन एल्जेब्रा, इसमें देखिए बूलियन एल्जेब्रा का बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है उसमें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बूलियन एल्जेब्रा से भी आगे आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं और प्रोग्रामर की कर रहे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली करना ही है। तो लिटरल का क्या मतलब होता है? लिटरल जो होते हैं वो होते हैं अ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कोई वेरिएबल या उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लिटरल कहते हैं। जैसे कि ए हो गया, ये एक वेरिएबल है तो ये एक लिटरल होगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट ये भी एक लिटरल है। इसी तरह सारे मतलब जो भी आप ऑपरेंड्स लेते हैं उन सब का वो सब और उनके कॉम्प्लीमेंट, उन सब को हम लिटरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो माई एसक्यूएल भी है, ओरेकल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डस कंपाइलर रीड द होल सोर्स कोड एट वंस। तो क्या जो कंपाइलर होता है वो सारे सोर्स कोड को एक साथ एक बार में पढ़ लेता है? तो जी हाँ, बिल्कुल पढ़ लेता है। आंसर यस ही होना चाहिए इसका। जी हाँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है, दैट कंपाइलर रीड्स द एंटायर कोड इवन इफ देयर इज सम एरर, वेयरएज इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, जहाँ पे एरर मिलता है वहीं रुक जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, द बूलियन फंक्शन ए प्लस बी सी इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ। मतलब ये ए प्लस बी सी कौन किसका रिड्यूस फॉर्म होगा? तो ये होगा इस तरह वाले बूलियन फंक्शन को कैसे करते हैं, ए जो है वो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ए जो है फिर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको बूलियन एल्जेब्रा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ बूलियन एल्जेब्रा का, उससे आपको कुछ हिंट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये सारे, थोड़ा सा ब्लरी फोटो है लेकिन ये सारे लॉज हैं बूलियन एल्जेब्रा में। आइडेंटिटी लॉ में 1 से मल्टीप्लाई अगर आप ए का करेंगे तो ये हो जाता है, और फॉर्म में अगर 0 को ए से जोड़ दें फिर भी ए आ जाता है। इस तरह नल लॉ क्या कहता है, 0 से ए का मल्टीप्लिकेशन, 0 से ए का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आएगा, और 1 से ए को आप प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा।
इस तरह करके ये सारे जो है इनइम्पोर्टेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ, इन सारे का इस्तेमाल करके आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। उसके बाद उसके अंदर कितने गेट्स लगेंगे, ये सारे को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा ये कुछ रूल्स है बूलियन अलजेब्रा के, ये उधर भी दिए हुए थे। मतलब ए से अगर आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ए से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, ए में फिर 0 जोड़ रहे हैं तो ए ही आता है, ए पे 1 जोड़ रहे हैं तो 1 आता है, ए में ए जोड़ेंगे तो ए बनता है, ए में ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, ए में एक मल्टीप्लाई होगा तो ए आता है, ए में ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ही ए होता है, ए प्लस ए बी का जब आप ऑपरेशन करेंगे तो ए ही बनेगा, ए प्लस ए इनवर्स बी करेंगे तो ए प्लस बी बनेगा, और ए प्लस बी और ए प्लस सी करने पे ए प्लस बी सी शॉर्टर फॉर्म में बनता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो 12 है यही हमारा क्वेश्चन था, इसी का आंसर ये रहा। तो इस तरह ये सारा रूल आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आप बूलियन अलजेब्रा सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पर वापस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। मतलब जैसे आपने इनपुट दिया, उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम कहते क्या है, उसको आप आउटपुटिंग कहते हैं। मतलब जो आपने इनपुट दिया उसके उसके बजाय उसके सापेक्ष आप क्या चाहेंगे कि आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिले, तो उसी को हम आउटपुटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के। इस वीडियो में हम 40 करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम 40 और कर लेंगे क्योंकि बड़े हैं, वरना एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर। देखिए सीपीयू मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इतना बड़ा, उसको जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए वैसे तो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जो कि स्टोरेज यूनिट होती है, और एक रैम होता है, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि स्टोरेज यूनिट का ही काम करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर स्टोर क्या रहती है, वैल्यू रहती है अगले प्रोग्राम की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं सीपीयू के लिए, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस इज। तो देखिए n वर्टिसेस वाले ग्राफ में टोटल एजेस को काउंट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, n-1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये ग्राफ थ्योरी वाला जो पॉइंट है कंप्यूटर साइंस में उससे लिया गया है, आप इसे नेट पे देख लीजिएगा ये कैसे कैसे होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन एरर अकर्स व्हाट कंपाइलर डू। एरर अगर अकर करता है तो कंपाइलर क्या कहता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम, नहीं ये इंटरप्रेटर का काम है। स्टॉप एग्जीक्यूशन ये भी नहीं होता है। रीड द होल प्रोग्राम इवन इफ इट एनकाउंटर्स एरर, तो ये है काम कंपाइलर का। इंटरप्रेटर के लिए ये ऑप्शन करेक्ट होता और ये भी सही होता क्योंकि वहीं पे टर्मिनेट कर देता है वो प्रोग्राम को। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, डैश इज अ लॉजिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब ये देखिए फिर से डेटा स्ट्रक्चर का ही आ गया। किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका फिर से करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आ गया डेटा स्ट्रक्चर से ही लेके, तो डेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। बूलियन अलजेब्रा तो है ही आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर वाले पेपर के लिए ज़रूर से। एएसआई वाले में इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी जो जो पहले से बैकग्राउंड से है, जिसने ओ लेवल ठीक ठाक पढ़ा है, वो भी अगर पढ़ के जाए तो बेहतर ही होगा। अगला, a binary tree in which all its levels except the last have maximum number of nodes and all the nodes in the last level have only one child, it will be its left child, name the tree। देखिए एक तरह का ट्री होता है, जैसे ये ए हो गया, इसके 2 वो बन गए, बी सी हो गया और इसके 4 हो गए, इसमें हो गया सी डी ई, यहाँ एफ, और ये लास्ट छोड़ देंगे ना तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमेशा लेफ्ट से भरा जाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ये जो फुल बाइनरी ट्री होता है उसमें और इसमें ये डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक और भर जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है फुल बाइनरी में, और कंप्लीट बाइनरी में एक लास्ट वाला नोड छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर है। बी ट्री और ये सारा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के ही जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है, पी डी एन टी एस पी ए, मतलब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। पी जो होता है वो आपका फिजिकल लेयर होता है, डी जो होता है डेटा लिंक लेयर, एन जो है नेटवर्क लेयर, टी ट्रांसपोर्ट लेयर, एस सेशन लेयर, पी प्रेजेंटेशन लेयर और ए एप्लीकेशन लेयर। तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, उन सारे के मतलब उसमें कौन कौन सी लेयर होती है और उनका क्या क्या काम होता है, ये जरूर से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये आपको मिल जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा एक HTTPS भी होता है, लास्ट में ऐसा आ जाता है तो मतलब हो जाता है सिक्योर। सिक्योर मतलब जो भी आप वेब पेज लॉगिन कर रहे हैं वो सिक्योर है, उसमें फ्रॉड होने का खतरा या वायरस या किसी भी तरह की फिशिंग अटैक होने से आपको बचा लेता है वो, पैडलॉक कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बिट। और बिट होता क्या है? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ही एक बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच। एक हब और स्विच के बीच में यही डिफरेंस होता है कि हब जो होता है वो नेटवर्क को, मतलब स्विच जो होता है वो जिसको ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर डेटा की उसे ही भेजता है। हब जो है वो हर तरफ डेटा वितरित करता है, तो ट्रैफिक की समस्या होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, अ हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स devices on the same network, while a switch is a device that connects device on the same network and forwards traffic to the correct device। देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्विच जो है करेक्ट डिवाइस की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, जबकि हब जो है वो हर तरफ करता है, तो इस वजह से नेटवर्क में कंजेशन होने के समस्या रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का है। देखिए इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनेट जो होता है वो होता है प्राइवेट, एक्स्ट्रानेट होता है पब्लिक। मतलब हमारा जो इंटरनेट है वो एक एक्स्ट्रानेट नेटवर्क है, वही इंटरनेट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच ही शेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला जो है वो कह रहा है क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज ये। अब देखिए ये वाले, ये जो आंसर की है इसमें कई सारे इस तरह के साइंस है, इससे कि हमें समझ में आ नहीं रहा वो एक्चुअली में है क्या। जैसे क्विक सॉर्ट को हम पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो सॉर्टिंग मेथड में करता क्या है, पहले पार्टीशन कर देता है उसके बाद बाकायदे दोनों को सॉर्ट करता है, तो इसीलिए उसे पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट कहते हैं। सॉर्टिंग मेथड मतलब मॉड सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, शेल सॉर्ट, आपको सारे सॉर्टिंग मेथड पढ़ के जाने चाहिए इस एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो हम प्रोटोकॉल, देखिए यहाँ पे भी अधूरा लिखा हुआ है, PROTOCOL, प्रोटोकॉल अब हुआ है। तो प्रोटोकॉल जो होता है उसे सेट ऑफ रूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये आंसर की थोड़ी सी साफ सुथरी आई नहीं है, पता नहीं इसमें कहीं जगहों पे पता नहीं किसने तो एग्जाम कंडक्ट कराया था ये, कि आंसर की एक तो ऐसी आई, ये TCS वाली तो है नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है, वरना आ, बाकी आंसर की ज्यादा प्रॉपर होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर था, सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म। वायरस और वर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो वायरस जो होता है उसको एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि वर्म को एक होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अब इसमें आप ये देखते हैं कहाँ मिल रहा है, अ वायरस नीड अ होस्ट प्रोग्राम टू रन वाइल अ वर्म कैन रन इंडिपेंडेंटली। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसमें दे रखा है वायरस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम वाइल वर्म इज नॉट। तो ये मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट होना चाहिए। क्या है, वर्म भी अपने आप को रेप्लिकेट करके साइज बढ़ाता चला जाता है। वायरस जो ऑन दी अदर हैंड क्या आता है, कई बार एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ घुस जाता है और उसके बाद ओवर दी इंटरनेट या ओवर डिफरेंट मतलब सिस्टम्स फैलता चला जाता है। तो सी तो नहीं होगा, इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे हम। इसके बाद अगला पूछा है द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब SOP पूछ रहा है, SOP ऑफ द फंक्शन वाई ए प्लस बी। इसका देखिए अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ सब स्टार स्टार सा लग गया है, इसकी वजह से समझ में आ नहीं पा रहा है इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ बी आंसर दिया हुआ है, ये वाला AB प्लस AB। वैसे तो अगर आप इस तरह देखें AB प्लस BB प्लस AA अगर करें, अगर इसे AA मान लें तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका प्रॉपर वो आ नहीं रहा है, इस वजह से इसको अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। बी आंसर है वैसे इसका, इन दोनों ही से कैनोनिकल फॉर्म में यही आना चाहिए। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये वाला ए प्लस बी, इन दोनों के से आपका ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर है इसमें, लेकिन क्योंकि ये हमें क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आ रहे तो इसे फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, लेकिन आप एग्जाम में कैनोनिकल फॉर्म को पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रोज और कॉलम का जो ग्रिड होता है उसे हम कहते हैं टेबल। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू, डेटा स्ट्रक्चर को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में भी करते हैं, नॉन प्रिमिटिव में भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला कह रहा है सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इज अ जॉब ऑफ। मतलब देखिए यहाँ सेविंग डेटा है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेव कहाँ पे होता है? स्टोरेज डिवाइस में या स्टोरेज यूनिट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोरेज यूनिट का काम होता है स्टोर करके रखना ताकि बाद में वो इजीली अवेलेबल हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एडीटी इज अ सेट ऑफ। तो एडीटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? हम फंक्शन डोमेन्स को, फंक्शंस को, एक्सियम्स को मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बताते हैं, उसका पूरा डिटेल ना दिखा के बस एक एब्स्ट्रैक्ट वे में बताते हैं कि इसका क्या फंक्शनिंग होगा। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, आंसर भी डी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद व्हाट इज अ प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में एक प्राइमरी की का क्या रोल होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अ प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ यूनिक फील्ड दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। तो ये तो ठीक है। प्राइमरी की एक यूनिक मतलब एक, जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर होता है वैसा ही होता है। हर पर्टिकुलर सेल मतलब हर सेल का एक पर्टिकुलर रैंक रहता है और वो किसी और का रिपीट नहीं होता है, सेम ही रहना चाहिए। फिर इन अ प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ फील्ड दैट कैन नॉट बी नल। अब आपका प्राइमरी की नल या जीरो नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए और वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है। इसके बाद अ प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ फील्ड दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। मतलब जो मैंने कहा यूनिक होनी चाहिए, एक जैसी वैल्यू दो बार नहीं होनी चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड अ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या अंतर होता है? जो स्टैटिक वेबसाइट होती है is a website that does not change, while a dynamic website is a website that changes depending on the user input. स्टैटिक वेबसाइट एकदम एक सी रहती है, कुछ हिलता जुलता नहीं है, कुछ सब कुछ सेम सा रहता है। वायरस डायनामिक वेबसाइट में स्क्रॉल करेंगे आप तो एक अलग इफेक्ट आएगा, क्लिक करेंगे तो एक अलग इफेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए बुलियन अलजेब्रा से एक और क्वेश्चन है द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट दैट। मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसमें हो जाएगा द वे वी और एंड टू वेरिएबल इज अनइम्पॉर्टेंट बिकॉज द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में अगर आप और करके वैल्यूज निकाले और एंड करके वैल्यूज निकाले, दोनों तरह से वैल्यू सेम ही रहती है। मतलब और एंड का कुछ मतलब रिजल्ट जो है आपका फाइनली वो सेम रह जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बूलियन अलजेब्रा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएगा। उसके जो सारे लॉज जो मैंने आपको दिखाए भी थे उन सारे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं वैसे उसकी जेपीजी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बाद में देख पाएंगे। एक और है देखिए बूलियन अलजेब्रा से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट कह रहा है, मतलब दो मल्टीप्लाई होंगे और उन दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए। ये वाला फॉर्म आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए ये यहाँ दिख रहा है, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी है ये एक्चुअल में। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। इसके बाद दिखा है व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ फॉर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशन। हम इसको यूज क्यों करते हैं बूलियन को? इससे होता क्या है, इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट। जी हाँ बिल्कुल, बूलियन अलजेब्रा से आपको सर्किट इजीली ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। गेट्स कम भी हो जाते हैं, ये भी ठीक है। इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट, और इनपुट भी कम हो जाते हैं क्योंकि आप इक्वेशन को बहुत शॉर्ट कर देते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रोजन हॉर्स एंड अ बैकडोर। ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर सा लगता है जो कि इंस्टॉल कर लेते हैं हम एक बार तो उसके बाद आप हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करने लगता है। जबकि बैकडोर क्या होता है, वो एक तरह का एक्सेस दे देता है आपके सिस्टम को किसी और को। मतलब वो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाता है कोई दूसरा पर्सन। उसको जाके एक बार प्लांट करना पड़ता है बैकडोर को किसी के सिस्टम में। जैसे कि आप ये एनी डेस्क देखते हैं, वो हम करते क्या है, हम इंटेंशनली किसी को अपने सिस्टम का एक्सेस दे देते हैं, वैसा ही कुछ कुछ। तो पढ़ते हैं अ ट्रोजन हॉर्स इज अ malicious program that masquerades as a legitimate program while a backdoor is a hidden way into a computer system। तो देखिए ये तो ठीक है। फिर देखिए लिखा है अ ट्रोजन हॉर्स कैन ओनली स्टील डेटा while a backdoor can also be used to control the computer system। तो ट्रोजन हॉर्स में भी कई बार हम मतलब सिस्टम का एक्सेस दिया जा सकता है, तो ये एंटायरली ट्रू नहीं है, तो इसे हम गलत मानेंगे। अ ट्रोजन हॉर्स इज इंस्टॉल्ड बाय द यूजर व्हाइल द बैकडोर इज इंस्टॉल्ड बाय द अटैकर। नहीं तो ट्रोजन हॉर्स मतलब कोई इंटेंशनली तो करता नहीं है, वो गलती से हो जाता है। और अटैकर
मतलब ये भी पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे। वैसे तो बहुत हद तक इन दोनों में भी सही चीज़ें हैं, लेकिन 100% नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसके बाद जो है द एक्सप्रेशन डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड कैन बी कन्वर्टेड टू एस ओ पी फॉर्म बाई अप्लाइंग विच लॉ। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डब्ल्यू एक्स के साथ भी जाएगा और डब्ल्यू वाई जेड के साथ भी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद न्यू नोड्स आर एडेड टू द डैश ऑफ द क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू देखा होगा ना आपने, एक लाइन सी होती है ना, जैसे यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, तो जो नया बंदा आएगा वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ लगेगा, है ना। तो इसका क्या होता है, एफ आई एफ वो फॉलो करता है, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो क्यू में है वो आदमी जो लास्ट आएगा वो मतलब जो आएगा न्यू नोड जो होगा वो लास्ट में ऐड होता है, मतलब बैक में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला लिखा है व्हाट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर्ड प्रोसीजर वैसा प्रोसीजर होता है जो कि स्टोर्ड होता है डेटाबेस के अंदर। मतलब एक जैसे आप सी में कुछ प्री प्रोग्राम प्री प्रोसेसेस होते हैं, मतलब सिर्फ आप कोड कोड सा डालते हैं और वो काम करने लगता है, वैसा ही होता है इसमें भी स्टोर्ड प्रोसीजर में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कुछ तरह के पहले से प्रोग्राम्ड चीज़ें जो डेटाबेस में पड़ी है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना होता है फंक्शंस की तरह। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूआरएल एंड अ वेब एड्रेस। यूआरएल और वेब एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए यूआरएल जो होता है, वेब एड्रेस, दोनों बहुत ही सेम से टर्म है। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कोई भी है जो आप एड्रेस लिखते हैं ऊपर सर्च करने के लिए, वो सारे के सारे यूआरएल होते हैं और सारे वेब एड्रेस भी होते हैं। लेकिन सारे वेब एड्रेस जैसे कि कोई आईपी एड्रेस से डाल दिया वो एक वेब एड्रेस होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब उसे कह भी सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सारे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होते हैं वो वेब एड्रेस तो होते ही हैं, लेकिन सारे वेब एड्रेस जो होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल नहीं होते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा अ यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर while a web address is a way of identifying a website on the internet। मतलब किसी वेबसाइट को जानने के लिए आप उसे वेब एड्रेस कह देते हैं, लेकिन यूआरएल उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, मतलब पेज बाय पेज सबका एक यूआरएल होता है। वेयर वेबसाइट मतलब इंटरचेंजेबली यूज तो कर लिया जाता है, लेकिन सारे वेब पेजेस जो होते हैं या वेब एड्रेसेस जो होते हैं वो यूआरएल नहीं होते हैं। ये एक चीज याद करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसको और थोड़ा डिटेल में आप नेट पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सी वो चीज़ है, मतलब कौन सी वो चीज़ है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है? तो ऑप्शन नंबर सी असेंबलर जो है उसका यही काम होता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए फिर से लॉजिक गेट्स का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसमें, बूलियन अलजेब्रा और इन सब से। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे जो कि आएगा एक्स प्लस वाई जेड, इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कितने गेट्स की जरूरत पड़ेगी? एक और गेट चाहिए होगा और एक एंड गेट चाहिए होगा। इन दो गेट से आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। और सिंप्लीफिकेशन से पहले इसमें कितने गेट चाहिए होंगे? तो टोटल 5 गेट चाहिए होंगे। इसको आप देख सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगा। अभी मैं सॉल्व करने जाऊँ तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो बूलियन अलजेब्रा जरूर से पढ़ के जाइएगा, एक्सप्रेशन को कैसे छोटे करते हैं, उनके सारे लॉज क्या क्या है, सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो टेबल रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? टेबल क्या होता है? एक कलेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ए। अब देखिए यहाँ पे फिर से वो आ गया, इसे क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो इसमें वैसे तो आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन ना क्वेश्चन मार्क की वजह से एक्सप्रेशन में समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बार हो जाएगा। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी बार हो जाएगा। इस तरह से निकलता है ये। तो ये वाले क्वेश्चन को तो अभी आप स्किप ही कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है। लास्ट कर लेते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या आप इसे मॉनिटर जो होता है आपका उसे भी वो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आप में इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट सेकंड ले आता हूँ जिसमें बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड कर देंगे और ये पेपर खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें रीजनिंग के पार्ट और जीएस के पार्ट भी करा दूंगा। वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो तो आप खुद कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद है आप इसे लाइक कर सकते हैं, किसी के साथ जो इस एग्जाम के लिए रेलेवेंस रखता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।